एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्यूपर्स क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम अभी करंटली हैं चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 इज प्रोडक्शन फंक्शन एंड मेरा सोर्स है संदीप कर। क्लास 12th की अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है या फिर आपको लगता है कि आपको कहीं पे और नहीं मिल रहा है, आपको कोई हेल्प चाहिए किसी टॉपिक में, तो मैंने पूरा कोर्स कवर करके पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है प्लेलिस्ट का। तो आप जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको सारी वीडियोस एक सर्टेन ऑर्डर में मिल जाएंगी। आपको जो भी टॉपिक है आप देखिए, और वीडियोस अगर पसंद आए वीडियोस को प्लीज लाइक करके जाइए और चैनल को शेयर करिए सबके साथ और सब्सक्राइब करिए। So on today's topic is, हमने प्रोडक्शन चैप्टर में 2 पार्ट कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के। आज हम 3rd पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 2 पार्ट में हमने जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट देखा, जिस पे हमने देखा टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जो भी हम पढ़ रहे हैं कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन में डिफरेंस क्या होता है, वेरिएबल या फिक्स फैक्टर क्या होता है, तो ये सब आपको आगे आने वाली वीडियोस में काम आएगा। मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आज की वीडियो के कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो हम इसे रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं या रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर भी कहते हैं। हाँ, रिटर्न टू स्केल अगर आपको कहीं पे दिखता है, रिटर्न टू स्केल अलग होता है, लेकिन रिटर्न टू फैक्टर जो है आज हम उसकी बात करने वाले हैं, विच इज नथिंग बट योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। प्रोडक्शन चैप्टर में ये वाला लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉ बेसिकली कहता क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। तो सबसे पहले देखते हैं, इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इज व्हाट? टोटल प्रोडक्ट इज, जितना भी हमने बात की थी, टोटल प्रोडक्ट जो भी पूरी वेरिएबल फैक्टर्स ने मिलकर, जो भी फिक्स फैक्टर को यूज करके टोटल जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स थे, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर फिक्स फैक्टर आपका लैंड है और उस पर 10 लेबर थे, तो उन्होंने मिलकर जो टोटल आउटपुट बनाया है, यानी जो टोटल प्रोडक्ट बनाया है, उसी को हम बेसिकली जो टोटल आउटपुट है उसको टोटल प्रोडक्ट कहते हैं और उसको रिटर्न भी कहते हैं। रिटर्न कैसे? अगर आपने लैंड पे लेबर लगाई तो वो कितनी रिटर्न दे रही है, इसीलिए टोटल प्रोडक्ट को आपने रिटर्न भी कह दिया। इसीलिए यहाँ पे आपका इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट और उसके आगे रिटर्न लिखा है ब्रैकेट में, ठीक है। व्हेन ओनली वन फैक्टर इज इंक्रीज्ड कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स फिक्स। तो सिर्फ एक फैक्टर इंक्रीज करने से बाकी सारे फैक्टर्स को फिक्स्ड रख के सिर्फ एक फैक्टर इंक्रीज करने की वजह से आपका टोटल प्रोडक्ट कितना इंक्रीज होता है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर मैंने सारे फैक्टर फिक्स रखे, अगर आपको वीट प्रोडक्शन के लिए लैंड और लेबर लगती है तो मैंने, और आपको एक ट्रैक्टर लगता है, तो वो ट्रैक्टर और लैंड मैंने फिक्स रखा और सिर्फ एक एक लेबर इंक्रीज करने से कितना टोटल आउटपुट इंक्रीज होगा उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके, नहीं क्लियर हुआ है तो यहाँ पे टेबल के थ्रू देखते हैं कि बात क्या हो रही है बेसिकली। सो फिक्स फैक्टर मैंने ले लिया लैंड, लैंड फिक्स है तो लैंड एक ही लैंड है। अब आपको ध्यान देना है लैंड पूरे टाइम एक ही रहेगा, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर है आपका लेबर, लेबर हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं एक एक यूनिट से, लेबर एक हो रही है, फिर एक और लेबर लगा रहे हैं, फिर एक और लेबर लगा रहे हैं, धीरे धीरे करके हम लेबर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो लेबर टोटल प्रोडक्ट कितना दे रही है और मार्जिनल प्रोडक्ट कितना दे रही है ये देखेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगी। अगर आपको ऊपर वाली डेफिनेशन क्लियर है तो इसको इरेज करके एक सिंपल पार्ट है जो मैं क्लियर करूंगी। बेसिकली आपका एक लैंड है, मैंने एक लैंड ले लिया और ये लैंड आपका फिक्स है, ये लैंड आपके पास एक ही है। तो अब आपको फार्मर बन जाना है या वीट प्रोड्यूसर बन जाना है और आपके पास सिर्फ ये एक टुकड़ा है लैंड का, ठीक है। ये लैंड है, अब इस पे इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब ये सबसे ज्यादा वीट प्रोड्यूस तब करेगा जब इस पे 5 लेबर होंगी, ठीक है। 1 लैंड का पीस है और 5 लेबर जब होंगी इस पे तो ये मैक्सिमम आउटपुट अपना जनरेट करेगा या मैक्सिमम वीट की प्रोडक्शन होगी जब इस पे 5 लेबर एम्प्लॉय होंगे। तो अभी के लिए करंटली देखते हैं कि करंटली यहाँ पर सिर्फ 2 लेबर है, 2 लेबर है। तो अब वो 2 लेबर क्या हो रही है, एक लेबर इतना एरिया कवर कर पा रहा है, एक लेबर इतना एरिया कवर कर पा रहा है, तो बाकी का एरिया क्या हो रहा है, बाकी का एरिया अच्छे से यूज नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं ये दोनों मिलके आपके जो 2 लेबर है, लेबर 1 लेबर 2, ये कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं आप अज्यूम कर लो। ये टोटल जो वीट है 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितने लोग मिलके? 2 लेबर मिलके, और लैंड एक ही है आपका, ठीक है। क्या बात हुई यहाँ पे, ये आपका लैंड है, ये लेबर है और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलके आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं 10 यूनिट।
अब क्या हुआ, आप ओनर हो, आप मेन ओनर हो जो लेबर को हायर कर रहा है, आप प्रोड्यूसर हो, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि मैं एक और लेबर हायर करता हूँ, या दो और लोग आपने हायर किए, दो और लेबर आपने हायर की। दो और लेबर हायर करने से क्या हुआ, यहाँ पे दो और लेबर ने भी इतना एरिया कवर कर लिया, तो ये जो एरिया ये भी यूज होने लगा, ये एरिया ये भी यूज होने लगा। अभी भी ये एरिया ढंग से यूज नहीं हो रहा, लेकिन 4 लेबर ने मिलके इतना एरिया यूज कर लिया। तो इन्होंने क्या किया, 4 लेबर हायर करते ही आपका आउटपुट कितना हो गया, यहाँ पे आप मान लो 30, ठीक है। 2 और आते ही आपका जो आउटपुट है वो बहुत आ गया। अब आपने क्या किया, लैंड एक ही है, आपने 2 लेबर और हायर कर ली, जबकि मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है 5 लेबर की, पर आपने 2 और कर ली। यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे 5 और 6 2 लेबर और आ गई। 2 लेबर आने से क्या हुआ, 6 लेबर हो गई टोटल, इंक्रीज हुआ आपका आउटपुट। लेकिन पहले इंक्रीज कितना था, पहले 2 लेबर के आने से 20 यूनिट का इंक्रीज हुआ था। अब क्या हुआ, अब आपका 2 लेबर और आने से टोटल आउटपुट 45 हुआ, यानी उतना इंक्रीज नहीं हुआ। आप देखोगे 30 से 45 हुआ, तो टोटल प्रोडक्ट जो आपका है उसमें इंक्रीज आया है, लेकिन उसमें जो इंक्रीज आया है वो उतना नहीं है, ठीक है। इंक्रीज जैसे पहले 20 यूनिट्स का आया था, अब 20 यूनिट्स का नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी, आप लॉजिकली अपना सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके लैंड पे मैक्सिमम 5 लोगों की ज़रूरत थी, तो जो 6 लेबर आपने हायर की होगी वो उतना आउटपुट नहीं दे रही होगी, इसलिए आउटपुट तो इंक्रीज हुआ, पर जैसे पहले 20 यूनिट से इंक्रीज हुआ था, इस बार उतना नहीं हुआ, इस बार 15 यूनिट से हुआ। आपने क्या किया, आप फिर भी नहीं रुके, आपने कहा नहीं, ये लैंड पे जगह नहीं बची है, हो गया है काम, लेकिन आपने कहा कोई नहीं, आप यहाँ पे हायर करोगे और 2 लोग, और 2 लोगों के हायर होते ही क्या हुआ, आउटपुट बढ़ा, लेकिन कितना, सिर्फ आउटपुट हुआ 50। कितने का इंक्रीज आया 2 के आने से, सिर्फ 5 का। क्यों, क्योंकि लैंड पे जो जगह है, आपकी जगह सिर्फ 5 लोगों की है, लेकिन आपने उस पर क्या किया है, लोग और ज्यादा भर दिए हैं, लोग जितने नहीं जरूरत है उतने भर दिए हैं। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पे आपका 8 लोग आने से, 8 लेबर आने से क्या हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे लेबर 1 है, लेबर 2 है, लेबर 3 है, तो लेबर 1 सोच रही है काम लेबर 2 कर देगी, और लेबर 2 सोच रहा है लेबर 3 कर देगा। तो हो क्या रहा है, सब अपना काम पास ऑन कर रहे हैं, लेकिन अपनी एफिशिएंसी के मुताबिक कोई नहीं कर रहा, क्योंकि उनको भी पता है कि इतने से लैंड पे हम लोगों की जरूरत नहीं है, हम हैं, तो वो उतना आउटपुट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। फिर भी आप नहीं माने, आपने क्या किया, और 2 लेबर हायर की। भाई खत्म हो चुका, आउटपुट अब नहीं इंक्रीज हो सकता, आउटपुट की इंक्रीज होने की कैपेसिटी खत्म हो गई, और आउटपुट अभी भी कितना हुआ 50। चेंज कितना आया, 2 और लेबर आने से चेंज आया 0। आप नहीं माने, आपने क्या किया, फिर से और लेबर हायर की, 12 लोग कर दिया आपने, जिस लैंड पे सिर्फ 5 लोग की जरूरत थी। आउटपुट कितना हो गया 48। अब तो माइनस में चला गया, आउटपुट और कम होने लगा, ठीक है। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है बेसिकली आपको क्लियर करने के लिए कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है, शॉर्ट में अगर हम समझें, जब तक आपकी कैपेसिटी जितनी लैंड की है, अब आपको ये फोकस करना है कि लैंड का टुकड़ा आपके पास एक ही है, तो क्योंकि लैंड आपके पास ये एक ही है, इसकी कैपेसिटी 5 लोगों की है, तो जब तक आपने, अभी ये लैंड है, अभी ये पूरा लैंड वेस्ट हो रहा है, पूरा लैंड वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने इस पे 2 लेबर हायर की, 2 लेबर हायर करते ही 2 लेबर ने इतना लैंड है उसको सुधार दिया, और यहाँ पे क्या हुआ 1 2 आउटपुट आने लगा, अभी भी इतना लैंड वेस्ट हो रहा है। फिर आपने क्या किया, 2 और लेबर हायर करी, तो लैंड और थोड़ा सुधरा, और वो 2 और लेबर ने क्या किया, 2 और लेबर ने लैंड थोड़ा सुधारा, अभी भी इतना लैंड वेस्ट हो रहा है, क्योंकि एक और लेबर आ सकती है। लेकिन आपने क्या किया, आपने 2 और लेबर हायर की, 2 और लेबर हायर करते ही क्या हुआ, आउटपुट तो बढ़ा, पर उतना नहीं बढ़ा। अब पहले जब तक आपकी कैपेसिटी में जैसे 5 लेबर है, जब तक उस कैपेसिटी में आप लेबर बढ़ा रहे थे, तब तक जो आपका टोटल प्रोडक्ट है, जो आपका आउटकम है, वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा था, यानी बहुत इंक्रीज हो रहा था। 2 लेबर और आते ही 20 यूनिट इंक्रीज हो गया सीधा, ठीक है।
पहले 2 लोग कितना मिलके बना रहे थे, सिर्फ 10 यूनिट, लेकिन जैसे ही और 2 लोग जुड़े 4 लोगों ने 30 यूनिट बनाना शुरू कर दिया इंक्रीजिंग रेट पे, क्योंकि लेबर की एफिशिएंसी भी अच्छी थी और लैंड भी अच्छे से यूज हो रहा था। लेकिन अब कैपेसिटी खत्म हो गई, उसके बाद भी आप लोग हायर किए जा रहे हो, तो अब क्या हुआ, आपने 6 लोग हायर किए। अब धीरे धीरे आपने क्या किया, जिस लैंड पे जगह नहीं है आपने यहाँ पे और लोग हायर कर लिए, तो लेबर 5, लेबर 6, लेबर 7, लेबर 8, अब इन लोगों की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है पर बहुत कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कम काम कर रहे हैं और उतना लैंड यूटिलाइज हो नहीं सकता इससे ज्यादा, क्योंकि 5 लोग कर सकते हैं मिलके एक जगह पे। आपको लॉजिकली सोचना है कि आपने एक फैक्ट्री लगाई, जिस फैक्ट्री पे सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, अगर आप उस जगह पे 12 लोगों को भर दोगे तो क्या होगा, तो वो आउटकम उतना नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि एक एक लेबर इंक्रीज करने से आपका आउटपुट कितना इंक्रीज होता है, स्टार्टिंग में कितना इंक्रीज होता है, जब आप लेबर और इंक्रीज करते हो, जब तक 5 लोग हैं और आपका आउटपुट मैक्सिमम हो गया, आप फिर भी तसल्ली में हो कि ठीक है मेरा इंक्रीज तो हुआ है। अब आपका फेज 3 होता है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, जब आपको झटका लगता है, जब आप शॉक में आ जाते हो। क्या हुआ, अब आपने तो लालच में कि चलो हर एक बंदा अलग अलग राइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज लाएगा राइज में, आपने 6 लोग हायर करे। जब वो 6 लोग मिलके सिर्फ 48 kg राइस लाए, आपको लगा शौक। अभी तक आप तसल्ली में थे कि चलो हर एक बंदा हायर करके चाहे पहले वाले बंदे से कम आउटपुट इंक्रीज कर पा रहा है, लेकिन आपका जो टोटल राइस है वो तो बढ़ रही है, तो आप ठीक है, आप तसल्ली में थे। लेकिन जब आपका टोटल राइस भी कम हो गया, जब 52 kg से सिर्फ 48 kg राइस रह गया और आपको पता है कि ये छठे बंदे तो आप पे बेसिकली लायबिलिटी बन गया है, तो वो हो गया आपका नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। जब आपका एक और लेबर मिलके आउटपुट को भी नेगेटिव कर रहा है, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है उस लैंड पे। ठीक है, तो ये 3 फेजेस होते हैं आपके। एक शॉर्ट में अजम्पशन देख लेते हैं। अजम्पशन आपकी बुक में बहुत सारी लिखी हैं। जो क्रूशल अजम्पशन है वो ये है। अजम्पशंस होती हैं वो चीज़ जो चाहे सच ना भी हो पर इकोनॉमिक्स में हम मान के चलेंगे कि ये सच हैं, उनको कहते हैं हम अजम्पशन। तो यहाँ पे अजम्पशन है कि दिस ओनली वर्क्स इन शॉर्ट रन। हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट रन में ही लैंड फिक्स रह सकता है। अगर लॉन्ग रन होता तो आप एक और लैंड ले लेते। ठीक है, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में फिक्स होता है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि ये जो वर्क करता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये शॉर्ट रन में वर्क करता है। ठीक है, देन प्रोडक्शन में ही वर्क करता है। अगर हम कंजम्पशन साइड से देखें वहाँ वर्क नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की बात हो रही है, प्रोडक्शन में ही अप्लाई होता है। ओके, देन टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हो रही है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती तो क्या होता, आपका जो टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज होता, चाहे आपकी लेबर या लैंड इंक्रीज हो या ना हो। टेक्नोलॉजी आते ही, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से आउटपुट अपने आप बढ़ने लगता है। ठीक है, इसीलिए हम टेक्नोलॉजी मान के चल रहे हैं कि फिक्स्ड है। देन आपका ऑल वेरिएबल फैक्टर्स इक्वली एफिशिएंट, मतलब सारे एफिशिएंट हैं। लेबर 1 भी एफिशिएंट थी, लेबर 2, ऐसा नहीं है कि लेबर 2 के आते ही आउटपुट 30 यूनिट हुआ और लेबर 3 के आते ही 45 हुआ, तो लेबर 3 कुछ कम इंटेलिजेंट है और लेबर 2 बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। ऐसा नहीं है, सारे बराबर के एफिशिएंट हैं। लेकिन जब आप एक टुकड़े लैंड पे सबको भर दोगे तो भाई सबका आउटपुट ही कम होगा ना, सबकी एफिशिएंसी कम होगी। तो बेसिकली सबकी एफिशिएंसी इक्वल है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ये एक और असम्पशन थी। अब जो भी हमने बात की ना, इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे और ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है यहाँ पे कि क्या बात हो रही है। हम आपका टोटल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। आपका पहला जो फेज है, ये वाला जो फेज है, यहाँ पे आपका मैंने ग्राफ बनाया है टोटल प्रोडक्ट का। सेकेंड में मैंने आपका बनाया मार्जिनल प्रोडक्ट का, और दोनों को लिंक किया है टू शो द रिलेशन कि मार्जिनल प्रोडक्ट में चेंज की वजह से टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है और टोटल प्रोडक्ट की वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है। ओके, सो बात क्या हो रही है आपकी यहाँ पे, बेसिकली टोटल प्रोडक्ट में आपको देखना है जब आपने कोई भी हायर नहीं किया तो आउटपुट 0 है। जब आपने एक इंसान हायर किया अपने लैंड पे, ये लेबर है, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है। जब आपने एक यूनिट हायर किया, एक बंदा हायर किया, उस एक बंदे की वजह से कितना इंक्रीज आया आपके आउटपुट में, 10 यूनिट का। तो आप यहाँ पर है। आपने एक और लेबर हायर की अपने लैंड पे, 2 लेबर हो गई, 2 लेबर ने मिलके कितना बनाया आपका 30 यूनिट। आप यहाँ पर है। ठीक है, एक और इंसान आपने हायर किया अपने लैंड पे, तीनों ने मिलके आपको कितना दिया, सम 45 यूनिट्स। आप यहाँ पर है।
फिर आपने 4 लोग हायर किए, चारों ने मिलके आपको कितना दिया 52 यूनिट्स, तो आप यहाँ पर हैं। 5वें ने मिलके भी आपको 52 यूनिट्स ही दी, तो आप सेम जगह पे ही हैं। 6th इंसान के आते ही आपका आउटपुट हुआ कम, आपको उसने दिया 48 यूनिट्स, आप यहाँ पर हैं। तो जब आप इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये बात हुई जो आपने ग्राफ देखा उससे। अब हम फेजेस में डिवाइड करते हैं कि फेजेस में क्या हो रहा है बेसिकली। तो फेज वाइज देखना है आपको। तो जब आपके 2 लोग हायर किए थे, जब आपने 2 लोग हायर किए थे, तब आपका यूनिट आउटपुट जो है वो 30 यूनिट था, आप यहाँ थे। अब आप कर्व देखो, ग्राफ देखो, अभी तक ये यूं जा रहा है। ठीक है, अभी तक ये यूं जा रहा है, फिर यहाँ Q से ये यूं जा रहा है, और Q से यहाँ जाते जाते उसके बाद M के बाद से ही गिर रहा है। कर्व का आप एंगल्स देखो तो आपको क्या समझ आएगा कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब आप मार्जिनल प्रोडक्ट पे आ जाओ। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? एक बंदे की वजह से जो चेंज आ रहा है। तो जो पहला बंदा था वो तो 10 किलो राइस बना रहा है, दूसरे बंदे की वजह से आते ही सीधे 20 किलो का इंक्रीज आ गया। तो आप यहाँ पे देखो, क्योंकि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग रेट कहते हैं ये, जब कर्व आपका ऐसे है, इसका मतलब इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है आपका टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, अब Q कौन सा पॉइंट है? Q के बाद से ना आपके टोटल प्रोडक्ट का कर्व जो है, जो एंगल है बेसिकली, वो चेंज हो रहा है। आपका टोटल प्रोडक्ट ना सीधा है ना नीचे है, ऐसा नहीं है। आपके टोटल प्रोडक्ट की जो शेप है आप देखोगे वो पहले ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, और फिर गिर रही है। तो जहां से यहाँ पे ये जो उल्टा सी है और यहाँ से जो ऐसे सी है, यहाँ चेंज आ रहा है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हुआ? जहां से आपका जो इन्फ्लेक्स है, जो बेसिकली एंगल है, वो चेंज हो रहा है ग्राफ का। अभी तक यूं था, अब यहाँ से यूं हो गया, तो ये पॉइंट है जहां से चेंज आया, उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। इसके बाद से M तक आपका टोटल आउटपुट इंक्रीज हुआ है। आप प्रोड्यूसर हैं और आप खुश थे कि आपके हाथ में चलो राइस है, चलो 30 किलो, 45 kg, 52 kg बढ़ तो रहा है ना, आप खुश थे, तो आप इस फेज में थे। लेकिन क्या हो रहा था, जो हर बंदा, आपको ये भी पता था, अब मैंने यही बात बोली थी कि आप खुश हैं कि टोटल आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन मन ही मन आपको ये भी पता है कि हर एक बंदा क्या कर रहा है, हर एक बंदा जो आप हायर कर रहे हैं वो कम कंट्रीब्यूट कर रहा है आउटपुट में। तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था सेकंड फेज में? हर एक इंसान के ऐड होने की वजह से टोटल आउटपुट में उसका कंट्रीब्यूशन कम से कम होता जा रहा था। पहले वाले ने 20 यूनिट कंट्रीब्यूट की, दूसरे ने 15 की, आते ही फिर तीसरे वाले ने कितनी की, तो क्या हुआ, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, नीचे गिर रहा था। लेकिन अभी भी नेगेटिव नहीं था। हर एक बंदा चाहे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है पर कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो चाहे धीरे ही बढ़ रहा है पर बढ़ रहा है। ठीक है, ये था आपका सेकेंड फेज। ओके, देन आपका थर्ड फेज आया, जब आपको शॉक लगा, जब आप बहुत परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि अभी तक तो आप फिर भी तसल्ली में थे कि चलो टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहा है, चाहे हर एक इंसान कम कंट्रीब्यूट कर रहा है पर कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन थर्ड फेज में आते ही तो आपने देखा कि जब आपने 5th से 6th इंसान हायर किया, उसने तो नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया, और उसकी वजह से जो आपका टोटल प्रोडक्ट 52 था वो अब गिर के सिर्फ 48 आ गया। ये है आपका थर्ड फेज, जब आपका एक और इंसान हायर करने का जो आउटपुट है उसका कंट्रीब्यूशन वो नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो अब गिरने लगता है। अब आपको शॉक लगता है, अब आप इससे आगे कहते हैं मैं नहीं प्रोड्यूस कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो चुका, यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया। इसके आगे आप एक भी इंसान और हायर करोगे वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट जो है वो गिरेगा। ओके, ये हो गया आपका बेसिकली। सो आपका फेज 1 जो है वहाँ पे क्या हो रहा है, फेज 1 में आपका यहाँ पर टीपी जो टोटल प्रोडक्ट है इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, ग्राफ ऐसा है, इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। क्यों? क्योंकि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड फेज में आपका जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करने लगता है
तो आपका टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। इंक्रीज तो कर रहा है पर धीरे धीरे कम कम रेट पे कर रहा है। हर एक इंसान के ऐड ऑन होने की वजह से आउटपुट में इंक्रीज आ रहा है पर कम इंक्रीज आ रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस वजह से टोटल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज है लेकिन कम इंक्रीज है। और थर्ड फेज है जहां पे आपका टीपी डिक्रीज हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज ही होने लग गया। क्यों? क्योंकि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया, जीरो से भी कम हो गया। एक और इंसान कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, उल्टा जो कंट्रीब्यूशन होता वो भी ले गया, जिसकी वजह से जितना राइज आ रहा था पहले उतना भी नहीं आ रहा, कम हो गया राइज। ठीक है, सो ये आपका होता है हर एक यूनिट लेबर के चेंज की वजह से आपके जो बेसिकली टोटल प्रोडक्ट में चेंज है। टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया? रिटर्न। आपको राइज रिटर्न में ही तो मिल रहा है ना, एज रिटर्न कि आपने एक लैंड पे कितना लेबर लगाया, वो कितनी रिटर्न दे रहे हैं आपको, उस रिटर्न को ही टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। सो बेसिकली आपका जो रिटर्न है उसमें क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर, लैंड तो फिक्स रखा ना आपने, लैंड का टुकड़ा तो एक ही था जिस पे काम कर रही थी लेबर, लेकिन हर एक यूनिट लेबर बढ़ाने की वजह से आपकी कितनी रिटर्न बढ़ी और कब रिटर्न कम होनी शुरू हुई, जब हम ये सब स्टडी करते हैं इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक वेरिएबल फैक्टर की वजह से टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है। जब आप फिक्स फैक्टर रखेंगे, बाकी सब फिक्स रख देंगे और सिर्फ एक फैक्टर रखेंगे जो वेरिएबल होगा, धीरे धीरे जब आप उसको इंक्रीज करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट कैसे फ्लक्चुएट करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा या कब डिक्रीज करेगा, ये सारी स्टडी आपकी होती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। ठीक है, सो आज का टॉपिक बस यहीं तक था। आज हमने सिर्फ स्पेसिफिक इसी की बात करनी थी। नेक्स्ट वीडियोस में हम कंटिन्यू रखेंगे कि क्या रीज़न होते हैं, इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होने के क्या रीज़न होते हैं, या फिर बेसिकली डिक्रीज क्यों होता है। सो व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द बेसिकली कोर बिहाइंड इट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज एक ब्रॉड ओवरव्यू था बट दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी एंड इन जनरल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे इस टॉपिक से। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 भी देखो और फिर पार्ट 3 देखो, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाए, कुछ भी डाउट ना रह जाए। फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे कांटेक्ट करके कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन से मेरा कांटेक्ट डिटेल लेके मुझे कांटेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आई हैं, एफर्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।